गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक रखी हूँ क्योंकि आपको मेरे फेस से भी दिख रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैं 4 बजे सोई और 6 बजे उठी और 2 घंटे की नींद प्राप्त करके मैं आ गई हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का। ठीक है, आई वॉज लाइक कि ठीक है ना, कल बना लेंगे। देखो, लेकिन लाइफ में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। फिर मेरे को मेरा गोल याद आया, इस महीने तो मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है। तो फिर मेरे को अपना गोल याद आया, तो फिर मैं फटाफट मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे और मैं आ गई वीडियो बनाने। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब तुम्हें तुम्हारा गोल याद आ जाता है ना, दिमाग में अपने गोल को रखो, हमेशा रखो। जब भी तुम्हारा मन करे कि नहीं यार कल से करेंगे, अपना गोल लेके आओ, ज़बरदस्ती लेके आओ अपने माइंड में कि ये मेरा गोल है। अगर मैं अभी नहीं उठा बेड से तो मैं नहीं कर पाऊंगा इसको अचीव। ये स्टाफिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्रोसेस तक अपना कंप्लीट कर लिया था। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आराम से नहीं करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा, तो कोई बात नहीं। तो आज का जो हमारा है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट कर लेते हैं जो हमारा स्टाफिंग में ही इंक्लूडेड है। तो अब ये होता क्या है, देखो, किस पॉसिबल कैंडिडेट्स को एक जॉब के लिए ढूंढना। आई एम नॉट सेइंग कि सेलेक्ट कर लेना, उनको जॉब दे देना। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जॉब के लिए ढूंढना, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। इतनी सी प्रोसेस आ गई समझ। रिक्रूटमेंट बस इतना सा ही है और आगे है ही नहीं, बस एक छोटू सा है कि एक पॉसिबल कैंडिडेट्स को जॉब के लिए ढूंढना, वो रिक्रूटमेंट है। अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? पहले तो हमारा स्टाफिंग है। स्टाफिंग में आ गए हमारे 3 एस्पेक्ट्स कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट में हमारे आ गए 2, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में हमारे आ गए, फिर से इंटरनल सोर्स में हमारे अगेन आ गए 2 पार्ट्स, जिसमें हमारा आ गया ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ट्रांसफ़र क्या होता है? देखो, एक जगह से हट के दूसरी जगह, सेम प्लेस सेम पोजीशन पे चले जाना विदाउट इंक्रीज इन सैलरी और समथिंग। ठीक है, विदाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन सैलरी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। अब हम 2 गवर्नमेंट स्कूल लेते हैं। एक स्कूल है जहाँ पे 28 कैंडिडेट है और एक स्कूल है जहाँ पे 32 कैंडिडेट है। ठीक है, दोनों स्कूल्स में 30 कैंडिडेट हमें चाहिए। तो ट्रांसफ़र का एक बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे 2 कैंडिडेट ज़्यादा है, तो 2 कैंडिडेट को उठा के हम दूसरे वाले स्कूल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, वहाँ पे शॉर्टेज है। तो ट्रांसफ़र बेसिकली इसीलिए करा जाता है। या फिर ट्रांसफ़र करने से हमारी जगह चेंज होती है बस। ठीक है, इसमें हमें प्रमोशन नहीं मिलता, इसमें हमारी सैलरी नहीं इंक्रीज़ होती, हम सेम पोजीशन पे ही रहते हैं और हमारे सेम पर्क्स रहते हैं। ठीक है, हमारी सेम पोजीशन रहती है। तो वही है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऊपर नहीं जा रहा है, कोई नीचे नहीं जा रहा है, इसमें सीधे सीधे जा रहे हैं। एक जगह से उठा के दूसरी जगह हम रख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं इसको। ट्रांसफ़र कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, ट्रांसफ़र कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। अब हम प्रमोशन की बात करते हैं। ट्रांसफ़र हमें हो गया, बहुत अच्छे से हमें आ गया कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह किसी इंसान को भेज रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र है। उसमें हमें कोई पर्क्स नहीं मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, कोई हमारी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह हम इंसान को भेज रहे हैं, और इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। प्रमोशन बेसिकली होता है, प्रमोशन हमारा सेम कंपनी में ही होता है। ठीक है, लोअर जॉब से हायर जॉब पे जाना इज कॉल्ड प्रमोशन, और इसको हम वर्टिकल शिफ्टिंग कहते हैं एम्प्लॉयज़ की। क्यों? हम नीचे वाली जॉब से ऊपर वाली जॉब पे जा रहे हैं ना, तो इसे वर्टिकल शिफ्टिंग कहते हैं। देखो, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। मुझे नहीं पता किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता, बट ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो मैंने बताई है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने समझा दिया कि हॉरिजॉन्टल ये होता है और वर्टिकल ये होता है। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज की मेरिट्स की बात कर लेते हैं हम। तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं, ठीक है, कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें ताकि उन्हें ट्रांसफ़र हो या फिर उनको प्रमोशन मिले। ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर मोटिवेट रहते हैं। सेकंड मेरिट में हमारा क्या आ जाएगा कि इंटरनल रिक्रूटमेंट जो हम करते हैं वो सिंप्लीफाई कर देता है हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस को और प्लेसमेंट की प्रोसेस को। सिलेक्शन और प्लेसमेंट की प्रोसेस को वो सिंप्लीफाई कर देता है। क्यों?
क्योंकि जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा इकोनॉमिकली काम कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सिलेक्शन और प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। हम थर्ड मेरिट की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। इससे ट्रांसफ़र से हमें एक मेरिट और मिल जाता है कि हमें अलग अलग जॉब्स की ट्रेनिंग मिल जाती है, अलग अलग जॉब्स की हमें ट्रेनिंग मिल जाती है, तो एक तो बेनिफिट ये हो जाता है हमारा। फोर्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें, फोर्थ मेरिट की अगर बात करें तो वही है कि शिफ्टिंग वर्कफोर्स जहाँ पे कम है, ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम कर देना, तो ट्रांसफ़र जो होता है ना वो डिफरेंस फुलफिल करने में हमारी हेल्प कर देता है ऑर्गेनाइजेशंस में। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से हटा के जहाँ पे कम है वहाँ पे भेज देते हैं। फिफ्थ वाले में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत चीपर होती है, बहुत सस्ती होती है, क्योंकि इसमें हम बाहर नहीं जा रहे हैं किसी को ढूंढने। बाहर जाएंगे तो हमारे पोस्टर पे पैसा खर्चा होगा, हमारे फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर ट्रेनिंग पे पैसा लगेगा, तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट की वो बहुत ज़्यादा चीपर होती है रेदर देन एक्सटर्नल वाले की, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेश टैलेंट की हमें कमी हो जाती है, फ्रेश टैलेंट हमारे पास नहीं आता क्योंकि हम बाहर से नहीं ढूंढ रहे हैं, न्यू ब्लड नहीं आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट थे, उनमें से हम लोग उठा के हायर लेवल पे भेज रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि अगर कोई नया बंदा आए, फ्रेश टैलेंट आए बाहर से, जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करें और कोई फ्रेश टैलेंट बाहर से आए तो हो सकता है उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, उसमें वो अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाए, ठीक है। तो ये हो जाता है कि फ्रेश टैलेंट हमारा नहीं आता, तो फ्रेश टैलेंट रिड्यूस्ड हो जाता है। सेकेंड की बात कर ले तो एम्प्लॉयज़ लेथर्जिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके टाइम बाउंड प्रमोशंस हम कर रहे हैं कि किसी को लोअर लेवल से मिडल पे भेजा, मिडल से फिर टॉप पे भेज रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा लेथर्जिक बन जाते हैं। लेथर्जिक मीन्स आलसी बन जाते हैं, कामचोर बन जाते हैं। थर्ड लिमिटेशन की अगर इसकी बात करें तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली है कि अगर हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है, अगर सोचो मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत बड़े लेवल पे एक बिज़नेस खोल रही हूँ, ठीक है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट करा है, क्या मैं उसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकूँगी? नहीं कर सकूँगी ना, ऑफ कोर्स। मेरे पास भाई एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, मेरे पास वर्क फोर्स ही नहीं है, मेरे को यही नहीं पता मेरा वर्कलोड कितना है, तो मैं कैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कर दूँगी? क्योंकि मेरे पास तो लोग ही नहीं है करने के लिए, तो मैं कैसे किसी को प्रमोशन दे सकती हूँ, मैं कैसे किसी का ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो यही हमारी थर्ड लिमिटेशन है कि एक नई एंटरप्राइज इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती है, उसको बाहर से ही लोग ढूंढने पड़ेंगे। ये तो हो गए हमारे इंटरनल सोर्सेज जिसमें हमने पढ़ा ट्रांसफ़र और प्रमोशन, ठीक है। फिर हमने उनकी लिमिटेशन पढ़ी और मेरिट्स पढ़े। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे। सबसे पहला हमारे एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस जाके पेस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए होती है। इस पर जाकर सिर्फ एक नोटिस पोस्ट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमें चाहिए, ऐसे ऐसे जॉब्स अवेलेबल है, ऐसे ऐसे लोग चाहिए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें हमारा पैसा वैसे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स की हम बात कर लें, ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, जो बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे काम कर रही होती हैं। एक इंटरव्यू रखा है तुमने, एक प्रोसेस रखी है पूरी, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हो और जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें से 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से तुमने 5 सेलेक्ट करने हैं, तुमने सेलेक्ट कर लिए, वो जॉब पे आ गए, उनको काम दे दिया। अब जो पीछे के 5 रह गए ना, उसमें से तुम्हें तो ऐसे लगे कि हाँ अगर आगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अवेलेबल है तो मैं इनको कॉल करके बुला सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा है कि इनमें पोटेंशियल है, इनमें स्किल्स है, तो मैं इनको कॉल करके बुला सकती हूँ। तो हम उनको डाल देते हैं कैजुअल कॉलर्स में कि जब भी वैकेंसी होती है अवेलेबल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम सबसे पहले उनको कॉल करते हैं कि हाँ जी वैकेंसी अवेलेबल है, अगर तुमको अभी तक जॉब नहीं मिली है सो यू कैन कम हियर एंड यू कैन ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड हमारा आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़ छापना या फिर एडवर्टाइज करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हमें वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स देती है। केस बेस्ड स्टडी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है जो हमें वाइडर रेंज ऑफ चॉइस देता है, तो तुम वहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ एडवर्टाइजमेंट हमें वाइडर रेंज देती है चॉइस की, ठीक। बहुत सारे फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आने लग जाते हैं, ठीक है, और बहुत कई बार ऐसा होता है कि अनसुटेबल जो कैंडिडेट होते हैं ना वो भी दे देते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है?
जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच का ना ये लिंक होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहाँ पे पर्सोनल का डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे डिमांड कम है वहाँ पे हम सप्लाई कर देंगे, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे हम डिमांड कर देंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट चलाती है, वो बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि उसमें दोनों तरीके की जॉब होती है, अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव दोनों तरीके की जॉब होती है, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है रिक्रूटमेंट का। अब हम फिफ्थ चीज़ की बात करिए तो इसमें आ जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि बायोडाटा लार्ज कैंडिडेट्स का अपने पास रखती है एजेंसीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एचआर है, उसकी कंपनी में उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी है तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स या फिर प्लेसमेंट एजेंसीज वालों को कॉल करेगा कि हाँ मुझे इस चीज़, मेरे को ऐसे ऐसे बंदे की नीड है, तो प्लेसमेंट या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट जाके उनको बंदे देंगे कि हाँ जी इनसे आप बात कर सकते हो। ये बायोडाटा रखते हैं पूरा बहुत सारे कैंडिडेट्स का कि कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीड हो तो हम प्रोवाइड कर सकें। हम कैंपस रिक्रूटमेंट पढ़ लेते हैं, जब कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशन वाले आते हैं बच्चों को लेने, इंटर्नशिप देने, तो उसको हम कह देते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। 7th हमारा है रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जैसे अभी मेरी जॉब जहाँ पे लगी है वहाँ पे मैं खुद नहीं गई थी, मेरी कज़न की कोई फ्रेंड थी, उन्होंने मेरी जॉब वहाँ पे लगाई थी। उन्होंने अपने बॉस को कहा था कि ऐसे ऐसे मेरी कज़न है जिसको जॉब चाहिए, तो अगर आपके यहाँ वैकेंसी अवेलेबल है तो उनको आप बुला सकते हो। तो फिर मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो इसी चीज़ को कहते हैं जब कोई पर्सन तुम्हारा नाम तुम्हारे ऑनर या फिर एचआर को जाके कह रहा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी भी चीज़ को तुमको रेकमेंड कर रहा है कोई, तो उसको कहते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। और हाँ मेरी बात एक ध्यान रखना, ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली टॉप या फिर मिडिल लेवल के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें हाई लेवल के प्रोफेशनल्स मिलते हैं और इसमें हाई लेवल की वैकेंसीज मिलती है, तो इसमें छोटे लेवल का कोई काम नहीं होता है, इसमें ये इस चीज़ से डील करते हैं, ठीक है। इसमें ये हायर लेवल से ही डील करते हैं। 8th पॉइंट जो हमारा है वो है लेबल कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबल कॉन्ट्रैक्टर्स वही अनस्किल्ड वर्कर्स को शॉर्ट नोटिस पे उठा के ले जाना, तो वाइट वॉश या फिर सफ़ेदी वगैरह करने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो तुम जा रहे हो, उनको लेके आ रहे हो, वो सफ़ेदी कर रहे हो, तुम उनको पैसे दे रहे हो, तुम्हारा काम खत्म, उनका काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो वहाँ पे बहुत सारे लेबल कॉन्ट्रैक्टर्स खड़े होते हैं जिनके पास ऐसे लोगों का नंबर होता है जो सफ़ेदी वगैरह वाइट वॉश वगैरह कर सकते हैं। तो वही अगर वो तुम्हें नंबर प्रोवाइड करते हैं उसमें से थोड़ी कमीशन वो भी रखते हैं। तो वही होता है कि तुम किसी को लेके आ रहे हो शॉर्ट नोटिस पे अनस्किल्ड वर्कर को, और लेबल कॉन्ट्रैक्टर्स होते कौन है, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स बना के रखते हैं लेबर्स के साथ, और जहाँ पे हमें नंबर मिल जाता है अनस्किल्ड वर्कर्स का शॉर्ट नोटिस पे काम करवाने के लिए। अब 9th हमारा है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। ये तो हमें पता ही लग रहा है कि टीवी पे जाके एडवर्टाइज कर देना, ठीक है। अब 10th हमारा है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट एक बहुत ही कॉमन सोर्स बन गया है रिक्रूटमेंट का इन दिनों में। कैसे कि किसी को भी कोई भी वैकेंसी अवेलेबल है ना कहीं पे भी, वो फटाफट जाके अपने इंस्टा पेज पे अपलोड कर देता है, पे ये वैकेंसी खाली है, किसी को ज्वाइन करना है तो कर लो। फिर बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। जब हम इंटरनेट पे जाके पब्लिश कर रहे हैं कि ये वैकेंसी अवेलेबल है और वहाँ पे ही लोग हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ जी आई एम अवेलेबल टू डू दिस जॉब, तो वहीं पे सब कुछ हो रहा है, तो वो है वेब पब्लिशिंग। हम मेरिट्स की बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो वही उसका उल्टा हो जाएगा कि क्वालिफाइड पर्सोनल मिलता है हमको। बहुत सारी चॉइस से हम चूज़ करके ला सकते हैं, इंटरनल सोर्स में ऐसा नहीं था। इंटरनली जितने लोग थे उसी में से हमें चूज़ करना था, उसी को प्रमोट करना था, उसी को ट्रांसफ़र करना था। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में हमें बहुत सारे लोगों की चॉइस मिल जाती है, जिसमें से हम अच्छा इंसान ढूंढ के अपने काम पे रख सकते हैं। 3rd हमारा इसका मेरिट आ जाता है कि फ्रेश टैलेंट मिलता है। वहाँ पे हमें नया ब्लड नहीं मिल रहा था, यहाँ पे हमें नया ब्लड मिल रहा है, यहाँ पे और क्रिएटिविटी आएगी, फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है कि यार कंपनी तो बाहर से लोग उठा रही है और मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, कोई एक नया बंदा आया वो एक महीने से काम कर रहा है, कंपनी उसका प्रमोशन कर रही है, तुम्हारा नहीं कर रही है, तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। तुम्हारे मन में तो जेलेसी आएगी कि यार इसका प्रमोशन कर दिया, ये तो 1 महीने पहले आया है, मेरा करा नहीं। तो वही कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में।
ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन की बात करें तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है एग्जिस्टिंग स्टाफ में, वही कि अगर किसी और का प्रमोशन कर दिया एक्सटर्नल सोर्स से लाए हुए बंदे का और तुम्हारा नहीं करा, तो तुम कहोगे कि यार मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूँ, ये 1 महीने से आया और इसको प्रमोशन वगैरह सब कर रहे हो। तो वही हो जाता है कि प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं तुम्हारे, अगर तुम बहुत पुराने काम कर रहे हो तो वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर तुम्हारे साथ वाले का प्रमोशन हो रहा है तो। ठीक है, लेंदी प्रोसेस हो जाती है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि हम बाहर से लोग ढूंढ रहे हैं, फिर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। और थर्ड हमारी इसकी लास्ट लिमिटेशन है कि बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है, बहुत पैसा फूक जाता है इसमें, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर हम इंटरनली काम करते हैं तो इतने सारे पैसे नहीं लगते। तो बस कल हम पढ़ेंगे सिलेक्शन और ट्रेनिंग। हो सकता है कि सिलेक्शन और ट्रेनिंग दोनों एक में ख़त्म करा दूँ मैं, क्योंकि ये दोनों ही ईजी हैं, बट सिलेक्शन की प्रोसेस लंबी है और इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी, कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी बहुत लंबी वीडियो बन गई है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखना अपना और पढ़ते रहो। देखो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट मैं स्टिल आई हूँ वीडियो बनाने, तो आई होप जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे साथ तुम भी वैसे मेहनत करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना और पढ़ते रहो।